स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स को। ओके, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड को, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखो बच्चों, अब इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास बारी आती है कि मेटल और नॉन मेटल से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हमें स्टडी करना है कि वो कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। ठीक है, उनकी फॉर्मेशन कैसे होगी, कैसे उसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं। ओके, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखो बच्चों, वो कंपाउंड्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का नाम बच्चों, दूसरा नाम आयोनिक कंपाउंड भी है। ठीक है, इन्हें हम आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आयोनिक लिखा हुआ आ गया पेपर में। ठीक है, तो बच्चों आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स दोनों क्या है? सेम है, बोथ आर सेम थिंग। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते क्या है, बनते कैसे हैं। ठीक है, चलो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं वन मेटल और वन नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, अगर हमारे पास एक एलिमेंट क्या हो, मेटल है, और एक एलिमेंट हमारे पास नॉन मेटल है, तो उनसे क्या बनेगा? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया बच्चों। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर हमारे पास आपको कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, आप क्या इसमें चेक करो कि क्या उसमें एक एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल है। अगर एक मेटल और साथ में उसके नॉन मेटल प्रेजेंट है तो बच्चों वो कैसा कंपाउंड होगा हमारे पास? दैट इज़ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, और उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। सेकंड बच्चों, अब ये बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझो। ट्रांसफ़र का मतलब बच्चे क्या होता है कि आप किसी ने इनमें से दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, दूसरे वाले एलिमेंट को। तो किसकी पावर होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने की? मेटल की पावर होती है। मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इन दिस केस मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटायन। ठीक है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और क्या बना देगा? केटायन बना देगा। बिल्कुल सही बात है। और बच्चों नॉन मेटल क्या करेगा? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और क्या बनाएगा? एनायन बना देगा। ठीक है, हाउएवर नॉन मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म एनायन। ठीक है, ये केटायन बनाता है, ये एनायन बनाता है, क्योंकि केटायन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जाने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? केटायन बन जाएगा। और जबकि नॉन मेटल्स पर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा। ठीक है, अभी तो हमें थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई है कि एक तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। सेकंड थिंग, कैसे बनते हैं? बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ओके, और फिर वो ट्रांसफ़र कैसे होता है? ट्रांसफ़र होता है बच्चों, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक बात और, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ कि जब भी कोई एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो वो कैसे, उनके पास कौन कौन से चांसेस होते हैं कि किस तरीके से, कौन कौन से मोड है वो, ठीक है, कौन कौन से वेज हैं कि जिनसे कोई एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बना सकता है। बच्चों एक तो वो वे है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज़ आइदर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और सेकेंड वे होता है बच्चों हमारे पास बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास टू मोड्स होते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफ़र होगा तो आपके पास बन जाएगा इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी बच्चों तो हमारे पास क्या बन जाता है? कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, ओके, चलो अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड को कि कैसे बनते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब कोई एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड।
ओके। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या देखा, इसमें एक मेटल है और एक क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, सोडियम हमारे पास मेटल है और जबकि क्लोरीन हमारे पास बच्चों नॉन मेटल है। तो यहाँ से ये तो कंफर्म है कि हमारे पास कैसा कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। बिल्कुल सही बात। ओके, अब बच्चों हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखाना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर आपके पास 11 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2,8,1 हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी सोडियम की, 2,8,1। ठीक है, यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में होगा, इसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे बच्चों एटॉमिक नंबर लिखो क्लोरीन का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लिख सकते हैं क्लोरीन की। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज़ 17 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज़ 2,8,7। ओके, यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7। तो क्या करो, उन एलिमेंट्स का सिंबल लिखो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, सिंबल ऑफ सोडियम, और यहाँ पे क्या लिखो बच्चों, सिंबल ऑफ क्लोरीन। अब उसके अराउंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि कई बार हम है ना ऐसे बोलते रहते हैं कि आउटर मोस्ट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कई स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो यहाँ पे बच्चों एक डॉट रिप्रेजेंट करो, मतलब कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करोगे आप, यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे लाइक दिस। यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस की हेल्प से समझाया है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लाइक दिस। ओके, अब क्या होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, पर अच्छा ठीक है, हम ये तो बोलते हैं कि ठीक है कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि मेटल तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो इसलिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। पर क्वेश्चन तो ये राइज हुआ है ना, क्यों दिया इसने अपना इलेक्ट्रॉन, कौन अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। ठीक है, कौन एलिमेंट, तो बिल्कुल देना चाहेगा। कौन सा एलिमेंट देना चाहेगा, अगर उसको किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, अगर किसी को किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी मिल जाती है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन अपने दे भी सकता है, लूज भी कर देगा। अगर किसी को स्टेबिलिटी मिल रही है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, अब हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि सोडियम को स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी और क्लोरीन को स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी। ठीक है, कि ये तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है बच्चों। अगर हमारे पास क्या होती है, एक नोबल गैसेस होती है, नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस क्या होती है बच्चों, बहुत ही स्टेबल आपके पास एलिमेंट्स होते हैं नोबल गैसेस, दे आर इनर्ट इन नेचर। आपने पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। ठीक है, अगर नहीं भी सुना तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ नोबल गैसेस कौन कौन सी होती है। नोबल गैसेस होती हैं बच्चों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड देन रेडॉन। ठीक है, आपके सिलेबस में तो क्रिप्टन तक ही आएगी। तो देखो सबसे पहले तो नोबल गैसेस का नेम आपको कैसे लर्न करना है, इस तरीके से लर्न करना है बच्चों, हीना, नीना और करीना। ओके, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कंप्लीट, पर आप क्रिप्टन तक ही याद रखो, हीना, नीना और करीना। देखो बच्चों, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 36। ठीक है, अब देखो हर कोई एलिमेंट, ठीक है, अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। ठीक है, वो चाहता है कि हम भी इनके जैसे बन जाएं, तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो हम भी इनकी तरह स्टेबल बन जाएंगे। ओके, अब देखते हैं कि सोडियम है हमारे पास। सोडियम के पास कितने, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था बच्चों, 11 था।
ठीक है। सोडियम के नज़दीक कौन सी नोबल गैस है, नियरर नोबल गैस, नियॉन है इसके नियरर। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 10। तो मतलब ये कब स्टेबल होगा, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है। अब लूज तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा, तो इसलिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ओके, अब कहानी समझते हैं क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 17, ठीक है। ये क्या चाहता है, इसके नियरेस्ट कौन है, आर्गन इसके नियरेस्ट है, क्लोरीन के नियरेस्ट, तो ये क्या चाहेगा, इसका है 18 एटॉमिक नंबर। तो मतलब यहाँ पर बच्चों क्या होंगे, अगर 18 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 18 ही होंगे, ठीक है। प्रोटॉन्स 18 होते हैं आपके पास, ठीक है। अगर प्रोटॉन्स 18 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए, 18 होने चाहिए, और जबकि क्लोरीन में कितने हैं, 17। तो ये कैसे स्टेबल होगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये स्टेबल हो रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल हो रहा है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल हो रहा है। तो इसलिए ये क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसको लूज कर देगा, किसको दे देगा, इस क्लोरीन को दे देगा। तो यहाँ पे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, लाइक दिस, Na पॉजिटिव। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिव। क्यों आ जाएगा, क्योंकि सोडियम ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसलिए बच्चों सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आया, 1 पॉजिटिव। और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 1 नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना जाएगा, 1 नेगेटिव चार्ज। तो यही होती है बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन, ठीक है। देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सोडियम, ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, -1 इलेक्ट्रॉन। इन एक्चुअली हम ऐसे नहीं लिखते, इस इलेक्ट्रॉन को इस साइड लिखते हैं, पर ताकि आपको समझ में आ जाए तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बना, Na पॉजिटिव आयन, ठीक है। और आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो बच्चों, और वी कैन से दैट Na, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर दिया हमने टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मैथ्स में होता है ना, ये नेगेटिव वाले टर्म अगर इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, लाइक दैट, ठीक है। पर ये तरीका होता है वैसे रिप्रेजेंट करने का, ये तरीका नहीं होता, ठीक है। बट फिर भी अगर आपने ये भी लिखा तो ये भी ठीक होगा, ऐसा नहीं होगा, बट इन एक्चुअल में आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। ओके, अब देखो बच्चा, सोडियम की कितनी कॉन्फ़िगरेशन थी, 2 8 1 थी, अब कितनी बन गई, 2,8 बन गई हमारे पास। ओके, लाइकवाइज क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्लोरीन में यहाँ पे प्लस, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और क्या बन गया वो Cl नेगेटिव, ठीक है। अब इसको ऐसे ज़रूरत नहीं है कि इसको यहाँ पे लेके जाओ, नहीं, ये तो पहले से ही पॉजिटिव वाले उसमें है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है बच्चों, 2 8 7, और क्लोराइड आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 8 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद